टॉपिक का नाम है रे ऑप्टिक्स, इट्स नॉट ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के टॉपिक में दो डिविजन्स हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स। तो पहले ऑप्टिक्स नाम आया है, तो ऑप्टिक्स नाम का मतलब क्या होता है। तो जब न्यूटन ने पहली बार लाइट के बारे में कुछ बोला था तो उसने एक नाम दिया था OPTIKS, ऑप्टिक्स। फिर दूसरे देशों ने के हटा के शायद सी लगा दिया होगा, तो वहीं से ये टॉपिक जनरेट हुआ है, इसकी और कोई हिस्ट्री नहीं है। तो ऑप्टिक्स मतलब क्या है, डिस्कशन ऑफ लाइट रिलेटेड टू लाइट। लाइट से रिलेटेड डिस्कशन किस में आता है, ऑप्टिक्स में। अच्छा ये लिखा हुआ है, तुम्हें अब यार बहुत कम लिखना है, जो भी मैं ऐसे लिखता हूं वो सब पहले से लिखा हुआ है, अच्छी बात ये है। तो लाइट क्या होती है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ये ना ही पूछो तो अच्छा है। लाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बस ऐसे समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये है कि वो कहीं से निकल जाए, पार्टिकल को पता नहीं चलता उसका असर, यानी वो किसी चीज को डिस्टर्ब करके नहीं निकलती है, वो वहां की फील्ड को बदलती है। फील्ड टच करने वाली चीज नहीं है, महसूस करने वाली चीज है। और उसको कौन महसूस कर सकता है, चार्ज महसूस कर सकता है ना, वो भी एक खास तरह की लाइट पे, सब लाइट को नहीं कर सकता है। मतलब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी चीज है कि वो इस टेबल को पार करके आगे निकल सकती है ना। आमतौर पे लाइट इतनी मोटी टेबल को पार नहीं कर पाती, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको पार करके निकल सकती है, बिल्डिंग पार करके निकल सकती है, गामा रेज अर्थ पार करके निकल सकती हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत तरह की होती हैं, उनमें से 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर इतनी वेवलेंथ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, उनको हमारी आंख सेंस कर पाती है, देख पाती है, इसलिए उनको हमने अलग कैटेगरी में रखा है। यानी ऑप्टिक्स में क्या हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्कशन होना है, नहीं। ऑप्टिक्स में केवल उन चीजों का डिस्कशन होना है जो हमारी आंख देखती है, सेंस करती है, जिसकी वजह से हमें दुनिया दिखाई देती है। यानी देखने से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो हम किस में करते हैं, ऑप्टिक्स में। यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमें दिखाई देती है उसका हम बात करने वाले हैं। अच्छा, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी फॉलो करती हैं, बट दिखाई नहीं देती हमको, बस इतना सा अंतर है। बात क्लियर है। तो ह्यूमन आई इज सेंसिटिव फॉर अबव रेंज ऑफ वेवलेंथ आउट ऑफ अ बिग स्पेक्ट्रम। बिग स्पेक्ट्रम मतलब एक बहुत बड़ी रेंज है जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, जिसकी वजह से हम दूसरी दुनिया को सिग्नल भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर का एक्सरे निकलता है, वो भी सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, लाइट जैसी ही हैं, बट वो हमारी आंख उनको सेंस करने के लिए बनाई नहीं गई है, लेकिन दूसरे मटेरियल हैं जो उनको सेंस कर लेते हैं, इसीलिए हम उनका प्रेजेंस को जानते हैं। अगर हमारे पास कोई मेथड ना होता तो हम आज जानते ही नहीं होते कि हमारे आसपास और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो एक बड़ी रेंज में केवल इतनी ही रेंज है जो हमारी आंख सेंस कर पाती है। ठीक है, तो ये सब बातें उस जमाने में न्यूटन को एक्चुअली नहीं पता थी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी वेवलेंथ होती है। ये सब बातों से किनारे करते हुए न्यूटन की मैकेनिक्स बड़ी स्ट्रांग थी, तो न्यूटन हर चीज को पार्टिकल के नजरिए से, मैकेनिक्स के नजरिए से देखता था। उसने क्या कहा कि लाइट जो है इज अ ट्रेल ऑफ टीनी पार्टिकल्स, यानी लाइट जब चलती है तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल बेसिकली कतार में एक दूसरे के पीछे चलते हैं, और वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हमारी आंख सेंस कर देती है, हमारी आंख को किसी तरह का वो नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसा न्यूटन का नजरिया था, इतने छोटे पार्टिकल हैं कि हम उनको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो जब ऐसी उसने थ्योरी दी कि हम उसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो कोई साइंटिस्ट क्या उस पर एविडेंस ढूंढेगा, क्या उसको गलत साबित करेगा। तो बहुत समय तक, 200 साल तक उसकी थ्योरी सही मानी गई, लगभग 150 साल तक। यानी 16th सेंचुरी के मिड में कहीं बोला होगा, और 18th सेंचुरी तक कोई उसका काटने वाला नहीं था। और उसने अपनी किताब में जो बातें लिखी थी वो एक्चुअली में देखने संबंधी लिखी थी, वो आज भी हम वैसे ही पढ़ते हैं कि चीजें हमें क्यों दिखाई देती हैं, तो उनमें कोई अंतर नहीं आया है। अंतर बस ये आया कि वो जो बेसिक लेवल पे उसको पार्टिकल माना गया था वो सेंस हटा दिया गया है ना। अब हम उससे गंदा सेंस उसके लिए इमेजिन करते हैं। आई मीन वो अब थोड़ा सा हार्ड टू इमेजिन है, हम लोग कभी ना कभी देखेंगे, समझेंगे एक समय आने पर। ठीक है, तो हम लाइट के उस मॉडल की बात ही नहीं कर रहे हैं। न्यूटन ने कहा था कि लाइट इज अ
ट्रेल ऑफ टीनी पार्टिकल। पहले हम कहते थे कि ये पार्टिकल कतार में चल रहे हैं, अब हम कहते हैं कि नहीं, लाइट एक रे है, पार्टिकल नहीं है। तो पहले भी हम लाइट की ज्योमेट्री ऐसे ही बनाते थे, अभी भी हम लाइट की ज्योमेट्री ऐसे ही बनाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो न्यूटन का जो थ्योरी थी टिनी पार्टिकल, उसको नाम दिया गया था कॉर्पस्कुलर। ये नाम कभी आया, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो कॉर्पस्कुलर मतलब कि वो पार्टिकल की ट्रेल को उसने लाइट माना था, तो ये उसको कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं। और उसने बाकायदा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन किया था। रिफ्लेक्शन को इलास्टिसिटी कंसीडर करके एक्सप्लेन किया था, रिफ्रैक्शन में ये कंसीडर किया था कि लाइट किसी मीडियम के अंदर जाने के बाद अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। क्या ये सही है आज की डेट पे या गलत है? तुम्हें पता है लाइट जब किसी ग्लास या किसी और मीडियम के अंदर जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन न्यूटन ने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए यह माना था कि लाइट की स्पीड, अब किसी के पास उस समय उस जमाने तक बहुत ज्यादा एविडेंस या इंस्ट्रूमेंट थे ही नहीं जिससे सब कुछ पता किया जा सके, तो बहुत समय तक ऐसे ही अंधा चलता रहा। ठीक है, तो उसने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को बाकायदा अपनी मैकेनिक्स से समझाया था और उसमें कुछ एजम्पशन लिए थे जो बाद में गलत पाए गए, है ना। न्यूटन की थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि किसी फिल्म के अंदर कई कलर क्यों मौजूद होते हैं। दुनिया में जो हम लोग नहीं इंद्रधनुष देखते हैं, रेनबो देखते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन न्यूटन देने में असफल रहे थे। ठीक है, लेकिन जब तक जितनी थ्योरी उसने दी थी उसको कोई अगर काट नहीं पा रहा है तब तक वो थ्योरी सही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये लाइट को लेके कुछ पुरानी हिस्ट्री है जो हमें पता होना चाहिए कि भाई टॉपिक पढ़े और लाइट के बारे में हमें कुछ ना पता हो। हालांकि इन सब बातों का इस टॉपिक से कोई खास लेना देना नहीं है, बस इसलिए बता रहे हैं कि भाई लाइट का डिस्कशन चल रहा है और लाइट के बारे में तुम्हें कोई कुछ भी नहीं पता है तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। कोई पूछे तुमने ऑप्टिक्स पढ़ लिया, अच्छा बताओ ऑप्टिक्स में किस वेवलेंथ की रेंज को डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। हाँ बस, ठीक है। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स की, जिसमें मैंने कहा दो कैटेगरी हैं, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स जैसा मैंने बताया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बात कंसीडर करके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, बहुत सारी चीजें लाइट के बारे में डिस्कस करी जा सकती हैं। क्या मान के कि लाइट वेव है, और लाइट वेव है या पार्टिकल है कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता। वो डिस्कशन हम किस में करते हैं, रे ऑप्टिक्स में। बस लाइट एक बीम है जो चलती है और जो जब तक किसी चीज में ना गिरे तब तक सीधी चलती है, बस इतना सा एजम्पशन मान लो तो हम क्या पढ़ सकते हैं, रे ऑप्टिक्स। लेकिन वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए हमें क्या मानना पड़ता है कि लाइट के अंदर वेव नेचर होता है, उसकी वेवलेंथ होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसके अंदर फील्ड के ऑसिलेशंस होते हैं। ये सब बातें जब हम मान के चलते हैं, वो डिस्कशन कहां होता है, वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में मेनली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट, जिसमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दो घटनाएं हैं जिनको हम वेव नेचर कंसीडर करके समझाते हैं। क्या क्या, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरफेरेंस बड़ा टॉपिक है, डिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सी बात करूंगा अभी। मैंने एक बात बोली कि लाइट का बस ये डिस्कशन कि लाइट एक बीम है और जब तक ये किसी चीज में ना गिरे तब तक वो हमेशा सीधी लाइन में चलती है। बात क्लियर है? आवाज म्यूट कर ले बेटा, जब तक कुछ क्वेश्चन नहीं है तब तक। नव्या, तो यहां हम लोग रे ऑप्टिक्स में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की, देखने संबंधी डिस्कशन, कि हम मिरर के अंदर झांकते हैं तो मिरर के पीछे हमें क्यों नजर आती हैं चीजें, जब हम लेंस के थ्रू कोई चीज देखते हैं तो हमें क्यों इमेज नजर आती है, वो सारी बातें हम लोगों को करना है। मेनली इस टॉपिक में हम दो डिस्कशन करने वाले हैं, मेन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दो। डिस्पर्जन भी पहले पढ़ते थे, अब डिस्पर्जन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये सब समझने के लिए हमें लाइट को सीधी रेखा में चलती है, सीधी लाइन में चलती है, ये एजम्पशन लेना है। तो क्या ये एजम्पशन है या ये ट्रू है कि लाइट सीधी लाइन में चलती है जब तक until it falls on a surface, जब तक ये किसी सरफेस पे ना गिरे तब तक वो सीधी लाइन में चलती रहती है। सरफेस में गिरने के बाद एब्जॉर्ब हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, स्कैटर हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या ये सच है
या नहीं है? सच है या नहीं है? तो देखो यार, हमारे विजुअल लेवल पे ये हमें हमेशा सच दिखाई देता है, क्योंकि स्पेशली हम जब शैडो देखते हैं, मान लिया सन वहां से निकला है और दीवार उसके रास्ते में आ रही है, तो उसकी शैडो बिल्कुल सीधी लाइन बना दो, उसके बाहर लाइट होगी, उसके अंदर लाइट नहीं होगी। शैडो इस बात का प्रमाण है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है ना? लेकिन ये सच नहीं है, ये सच नहीं है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है। ठीक है, तो लाइट में एक घटना तो ये होती है कि मॉलिक्यूल का लाइट का एब्जॉर्ब और एमिट करना, जिसकी वजह से अंधेरे वाले रीजन में भी कुछ ना कुछ लाइट पहुंचती है। एक तो वो कारण है। दूसरी बात कि लाइट जब भी एक बहुत छोटे होल के अंदर से पास करती है, बहुत छोटे होल के अंदर से, तो वो क्या करती है, यहां से बेंड कर जाती है। लेकिन ये होल कितना छोटा होना चाहिए? ये होल लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। यानी लाइट का वेवलेंथ अगर एंगस्ट्रॉम में है तो ये होल भी एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। नैनोमीटर में है तो ये भी किस में होना चाहिए? नैनोमीटर। यानी अगर होल का साइज या कभी कोई रास्ते में ऑब्स्टकल या शार्प एजेज आ जाते हैं, ये किनारा इसका शार्प एज बहुत पतला है, तो वहां से भी जब लाइट निकलेगी तो किनारे पे बेंड कर जाएगी, है ना? ये लाइट का नेचर है, जो कि हम कम से कम विजुअल लेवल पे तो नहीं समझ सकते हैं। ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात है कि इतने शार्प एजेस पे लाइट टर्न कर जाती है। और इस टर्न करने की घटना को हम क्या बोलते हैं? हाँ, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है? लाइट का टर्न होना एट शार्प एजेस और ऑब्स्टकल ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, है ना? डिफ्रैक्शन क्या है? टर्निंग ऑफ लाइट एट शार्प एजेस और ऑब्स्टकल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। यानी वो ऑब्स्टकल इतने छोटे होना चाहिए कि लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर में उनको बोल सके। तो लाइट सीधी लाइन में नहीं चलती बल्कि बेंड कर जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। तो इसका मतलब जो हम मानते हैं कि लाइट सीधी लाइन में चलती है, ये सच नहीं है। किसी ना किसी लेवल पे ये फेल हो जाता है। लेकिन हम जो ऑप्टिक्स पढ़ेंगे उसमें ये सब बातें हम नहीं करेंगे। हम ये मान के चलेंगे, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि लाइट सीधी लाइन में चलती है, तभी हमें रे ऑप्टिक्स ढंग से समझ में आएगी। वो छोटी मोटी बातें हम इग्नोर करेंगे, उनके होने वाले फर्क हम इमेज में इग्नोर करेंगे। ऑब्वियसली उनके फर्क होते होंगे, लेकिन वो सब हम डिस्कशन करने वाले नहीं हैं। बात क्लियर है? तो लाइट का एक एजम्पशन तो यह है कि लाइट सीधी लाइन में चलती है रे ऑप्टिक्स के डिस्कशन में। दूसरा एजम्पशन यह है कि लाइट की वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं। ये एजम्पशन है या सच है? अरे ये तो सच है ही है भाई, इसमें क्या है कि लाइट रेज कैरी द कलर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू द आई। तो क्या लाइट रे केवल कलर इंफॉर्मेशन दिखाती है? ऑब्वियसली लाइट कलर इंफॉर्मेशन दिखाती है, लेकिन लाइट रेज का कलेक्टिव जो बीम हमारी आंख पे जा रही है, कलेक्टिव बहुत सारी रेज हमारी आंख पे जा रही है, वो आंख को दूरी का भी सेंस देते हैं, है ना? पास या दूर होने का, या क्लियर या फेडेड होने का सेंस। ये सब किससे होता है? लाइट की रेज से होता है। यानी जितनी ज्यादा लाइट रेज हमारी आंख पे जाएंगी किसी ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट हमें उतना साफ दिखाई देगा। जितनी कम रेज जाएंगी वो उतना फेड दिखाई देगा, है ना? हमारी आंख पे लाइट की बीम ने कितना बड़ा एंगल सबटेंड किया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पास है। छोटा एंगल सबटेंड किया मतलब ऑब्जेक्ट दूर है। तो ये कलेक्टिव चीजें हमारी आंख लगातार सेंस करती है, और कई पीढ़ियों से, कई प्रजातियों से सेंस करती आ रही है। मतलब जब हम लोग मेंढक हुआ करते थे तब भी हम लोग इसी तरह से देखते थे। मेंढक थे ना हम लोग? नहीं थे? अरे तुम्हें पता है ना कि हम लोग डेवलप हुए हैं, समुद्र से लाइफ जनरेट होके जमीन में आई, जमीन के बाद, हाँ क्या नहीं पता? तो हमने वो सारी प्रजाति जी है कभी ना कभी। अब एग्जैक्टली वैसा ही मेंढक नहीं होगा जैसा आज का है, क्योंकि वो भी किसी से बना है, तो वो अभी डेवलप होकर मेंढक बन पाया है, और हम लोग मेंढक से इंसान बन गए हैं, है ना? डेवलपमेंट अभी भी जारी है। तो लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर वो बंदर इंसान बन गए तो बंदर क्यों होते हैं? तो भैया वो पहले बंदर नहीं थे, वो कुछ और थे।
हम किसी खास तरह के बंदर से इंसान बन गए, वो बंदर नहीं एग्जिस्ट करते आज की डेट पे। ये किसी और तरह की प्रजाति रही होगी जो बंदर बन गई है ना। डेवलपमेंट ऐसे चल रहा है। तो जब कोई अनपढ़ आदमी इस तरह की बातें करे तो कहते ना नहीं वो वाले बंदर हम नहीं थे। वो तुम हो सकते हो, हम नहीं थे। बात समझ रहा है। डेवलपमेंट ये फैक्ट है यार, इतने सारे एविडेंस, इतने सारे साइंटिस्ट इस चीज को लेकर अलाइंड है कि यही हुआ है। तुम्हें क्या लगता है ये सही है गलत है? देखो यार, ह्यूमन स्पीसीज और यही मानते हैं जैसा आज इंसान बने हैं ऐसे बनाए गए थे। ये 3500 साल पहले की तो वो लिखावटें दीवारों पे वो सब देखी जा चुकी हैं 3500 साल, और 2000 साल की तो रिटन वर्क दुनिया में मौजूद हैं। तो ये कैसे कह सकते हो यार 4000 साल की दुनिया है? ये तो मैं नहीं मानता। सभी के अकॉर्डिंग 4000 साल एस्टिमेट है। किसके हिसाब से? सबके अकॉर्डिंग एवोल्यूशन चैप्टर में दिया गया है 4000। यार सही सही बोलो यार, बाकी लोग बायोलॉजी वाले बोले जरा 4000। सर एक स्पेशल क्रिएशन थ्योरी थी जो गलत हो चुकी है। ये यार गलत थ्योरी क्यों पढ़ रहा है अरे तो रिलीजन क्या चर्च नहीं मानते आप, जब फिर चर्च में यार? चर्च की बातें मत करो यहाँ पे, है ना। तो 4000 साल तो यार भैया नहीं है। स्टोन एज और पहिए वाली एज और फिर वो आग जलाने वाले, ये सब इवोल्यूशन बहुत समय पहले हुआ है। मतलब मुझे सेंस आता है पढ़ने के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि लोग लाखों साल मानते हैं। बायोलॉजी की किताब में लिखा है तो ये तो मैं नहीं मानता यार। बायोलॉजी की किताब में क्या लिखा है? देखो यार, अब थ्योरी नहीं है, अभी एविडेंस है, लाइव के एविडेंस हैं। लोग एजिंग का अंदाजा लगा लेते हैं, पेड़ों की एज का अंदाजा लगा लेते हैं। वो क्या नाम है, वो कार्बन डेटिंग से रेडियो एक्टिविटी से। 10,000 सही, बस एक थ्योरी जो मेन एज दी थी वो 2.5 एवोल्यूशन की पूरी थ्योरी है अभी किसी की। तो हम लोग बस 4000 साल पुराने हैं, मतलब हमसे पहले बस। ये कहाँ से दिखा रहा है फिर मुझको? अभी मुझे देख, चलो मान लेते हैं, हमको नहीं लेने देना। तो हम लोग यार, मेंढक कितने साल पहले थे हम लोग? तो कुल मिला के आग तो तब से है ना। मैं आग की बात कर रहा हूँ यार, चलो इंसानों छोड़ो यार। आग तो लाखों साल से उसी तरह से काम कर रही है ना यार। चलो, तो आंख हमें ऑब्जेक्ट की कलर इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस इंफॉर्मेशन, क्लैरिटी, वो सब का सेंस देती है। ठीक है यार, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसकी रेज निकाल के दिखाई है। देखो यार, रेज की कोई गिनती नहीं होती है, वो एक कंटिन्यूअस एनर्जी है जो बाहर की तरफ फैलती है। लेकिन रेज बनाने से हमें थोड़ा सेंस मिलता है। नहीं, क्या सेंस मिलता है बताओ? अच्छा, 1 रीजन पे लाइट ज्यादा घनी होगी या 2 रीजन पे ज्यादा घनी होगी? 1 रीजन पे। दूर जाने पे वो रेस फैलेंगी तो डाइल्यूट हो जाएंगी। हालांकि रेस की कोई गिनती नहीं होती, वो कंटिन्यूअस एनर्जी है ना। अगर मैं कहता हूं यहां एक आंख है 1 मीटर की दूरी पे, और यहां एक आंख है 2 मीटर की दूरी पे, तो बताओ किस आंख को ये ऑब्जेक्ट ज्यादा साफ नजर आएगा? 1 मीटर वाले को। तो क्या 1 मीटर से और पास आ जाए, 10 सेंटीमीटर पे ले आए ऑब्जेक्ट को, तो भैया उसकी एक अपनी कहानी है कि 25 सेंटीमीटर से करीब की चीज हम लोग क्लियर नहीं देख पाते हैं। तो कंपैरिजन 10 सेंटीमीटर और 2 मीटर का ना करना, है ना। तुम 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर का कर सकते हो। तो बताओ किसको साफ दिखाई देगा? 50 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर में किसको दिखाई देगा? 25। लेकिन 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। बात में रहा, क्योंकि वहां पे रेटिना को इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। मैं तो कहूंगा आधा मीटर वाले को ज्यादा साफ दिखाई देगा, क्योंकि वहां रेटिना को इंफॉर्मेशन, अगर ब्लर होने लगता है ना पास लाने पे चीजें। तो खैर 1 मीटर और 2 मीटर पे 2 आंखें हैं, बताओ किस आंख को ज्यादा साफ दिखाई देगा? 1 मीटर वाले को ज्यादा साफ दिखाई देगा, है ना। अगर मैं यहां रेस बनाऊंगा तो क्या इसको जाने वाली रेस का क्राउड और इसको जाने वाली रेस के क्राउड में कहां रेस ज्यादा है? क्या इस आंख के यूनिट एरिया में ज्यादा रेस गिर रही हैं और इस आंख के यूनिट एरिया में कम रेस गिर रही हैं? नहीं। दूसरी बात, इस बंच ऑफ रेज ने आंख पे जो एंगल सबटेंड किया है और इस बंच ऑफ एंगल ने जो आंख पे एंगल सबटेंड किया है, कौन सा एंगल बड़ा होगा?
जब थोड़ा ज्यादा क्लोज हो गया तो समझ नहीं आ रहा है। अगर आंख का साइज बराबर है, आंख का साइज बराबर है, तो बताओ एंगल किसका बड़ा होगा, पास वाले का या दूर वाले का? पास वाले का। कम से कम फील करके तो बताओ। चलो यहां मामला टाई हो रहा था, देखने में लग रहा था कि सेम है। ये बताओ ये एंगुलर फासला बड़ा लग रहा है या ये एंगुलर फासला बड़ा लग रहा है? एंगुलर फासला पहले वाले का एंगुलर फासला बड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन आंख पे हमें जा रही है ना, वो हमें इस बात का सेंस देती है कि कौन सी चीज पास है और कौन सी चीज, क्या हम फर्क कर पाते हैं कि नहीं, ये पेन और ये पेन में कौन सा पास है? क्या सबको दिख रहा है ना कि ब्लू वाला पास है और ब्लैक वाला, इसका मतलब सबको एक जैसा दिख रहा है ना? देखो यार, थोड़ा बहुत एंगल में फर्क है, यानी इसका हमारी आंख पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसका, उससे मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं भाई, कुछ तो वजह है जिससे मैं अंदाजा लगा। तो वो रेस का जो कलेक्टिव परसेप्शन हमारी आंख पे बन रहा है उससे हम सेंस कर लेते हैं। हाँ, कभी कभी बहुत दूर की चीजों में जब एंगल का फासला बहुत कम होता है तो हम अंतर नहीं भी कर पाते हैं। अगर मैं इसको 200 मीटर पे खड़ा कर दूं और उसको 203 मीटर पे खड़ा कर दूं, अगल बगल इधर इधर, तो क्या मैं बता पाऊं कौन पास है कौन दूर है? नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल का फासला बहुत कम है, तो हमारी आंख भी धोखा खा सकती है। बात क्लियर है? तो ये जो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन आंख को जा रही है उससे हमें दूरी का सेंस मिलता है, क्लैरिटी का सेंस मिलता है। तो कौन सी आंख ज्यादा क्लियर देखेगी, I1 या I2? हाँ, क्लैरिटी seen by I1 is more than 2। दूसरी बात, डिस्टेंस तो सबको दिख ही रहा है, कौन पास है कौन सा दूर है। क्या एक एरोप्लेन जब एयरपोर्ट में खड़ा, एरोप्लेन का नाम ले लिया है, एयरपोर्ट में खड़ा होता है तब ज्यादा क्लियर नजर आता है या आसमान में उड़ रहा है तब ज्यादा क्लियर नजर आता है? हाँ, क्यों? क्योंकि उसकी ज्यादा रेस हमारी आंख पे पड़ती हैं और दूर पे कम रेस पड़ती हैं। बात क्लियर है? खैर, तो क्या लगता है क्यों हादसा हुआ? हाँ, पता नहीं यार क्या हुआ है, बड़ा आइडिया। हाँ, उनको जबरदस्ती ले डूबा। हाँ, अब तो तुम लोग देख लेना कि छत वाले में मैच ना हो, ऐसे कॉलेज को ज्वाइन करना। ये भी हो सकता है यार, बताओ। और अगल बगल एयरपोर्ट ना हो कम से कम। हाँ, वो जो लखनऊ एयरपोर्ट में जब फ्लाइट उतरती है तो बड़ा सा घेरा लेके आती है, और वो घेरा हमारे मोहल्ले के ऊपर से ही लेते हैं। तो मैं तो अब तब से बड़ा डरा हुआ, कम से कम घेरा उधर से लें, भीड़ से क्यों लें। फिर मैंने परसेंटेज देखा कि केवल लैंडिंग के वक्त ज्यादा परसेंट होता है, जब उड़ रहा होता है तो खतरा कम होता है। मतलब कुछ ऐसा कि जैसे उड़ने का टाइम 5 घंटे है, ठीक है, तो 5 घंटे में कुछ दिखा रहे थे कि 13% चांस रहते हैं, लेकिन लैंडिंग के वक्त उससे ज्यादा परसेंटेज था, जबकि उसका टाइम 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का होता है, तो उसमें खतरा ज्यादा होता है। तो मैंने कहा चलो यार सुरक्षित है, कम से कम रिस्क तो है। दुनिया में मतलब कहाँ से मौत आ जाए कोई नहीं जानता। यहाँ हम लोग सबसे सुरक्षित जगह पे बैठे हैं, कोई खतरा नहीं। यहाँ से कहीं दूर दूर तक एरोप्लेन निकलते ही नहीं। हाँ भाई, तो अभी मैं बात कर रहा था एक डॉट ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट कैसा था? डॉट ऑब्जेक्ट था। और जब भी मैं डॉट ऑब्जेक्ट कहता हूं तो उसका अपना साइज निग्लिजिबल होता है। जब हम बात करते हैं यार बड़े ऑब्जेक्ट की, बड़े ऑब्जेक्ट को बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो अगर इस टॉपिक में हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब लाइन ऑब्जेक्ट सोचेंगे, वैसे तो वो एरिया वाला भी हो सकता है, वॉल्यूम वाला भी हो सकता है, लेकिन हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट किसको सोचेंगे? एक लाइन ऑब्जेक्ट, एक रॉड जैसी कोई चीज, एक एरो जैसी कोई चीज, ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो क्या बताओ, कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, तो हम कह सकते हैं कि हर बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे डॉट से मिलके मान सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके मान सकते हैं। जब भी इसके सामने कोई आंख इस ऑब्जेक्ट को देखती है, तो क्या बताओ, हर डॉट की इंफॉर्मेशन इस आंख को जाती है? इसकी भी थोड़ा बहुत जाती होगी क्या? इसकी भी थोड़ा बहुत जाती होगी क्या? हर आंख की इंफॉर्मेशन इसको जाती होगी?
तो पूरे ऑब्जेक्ट का हर डॉट उसको सेंस होता है, हल्का फुल्का सही, लेकिन हर डॉट उसको फील होता है हल्का फुल्का ही सही। हालांकि आंख को देखने के लिए आमतौर पे जितना एक ऑब्जेक्ट को देखना आंख के लिए, एक छोटे ऑब्जेक्ट को देखना, वो ज्यादा क्लैरिटी देता है। जब हम कलेक्टिवली बहुत कुछ देखते हैं तो क्लैरिटी कम हो जाती है, क्योंकि हम सबकी रेज रिसीव कर रहे होते हैं और उसका परसेप्शन ब्रेन के अंदर पहुंचा रहे होते हैं, तो उस दौरान क्लैरिटी थोड़ा कम हो जाती है। तुमको पता है ना कि जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हमें अगल बगल का सेंस मिलता है, हम लोग अगल बगल क्लियर नहीं देखते हैं। जैसे इस क्लासरूम में मैं इस समय देख रहा हूं तो किसी एक को क्लियर देख रहा हूं, और अगल बगल का माहौल मुझे हल्का फुल्का नजर आता है, सेंस होता है, क्लियर नजर नहीं आता। वो सब ब्रेन हल्का फुल्का सेंस लेता रहता है। कहीं कोई अनयूजुअल गतिविधि होगी तो हमारा ध्यान तुरंत वहां चला जाता है। इसका मतलब इस समय मैं क्लास में सबको देख रहा हूं क्या? तो यार सेंस कर रहा हूं सबको, बट एक समय पे लगभग एक ही पे नजर होती है। तो भी यही सच है। तो अब यही सच है यार, तुम लोग खुद गौर करो ना यार, क्या तुम एक समय पे सब कुछ देखते हो क्लियर? सब कुछ क्लियर नहीं देखते हैं, सब कुछ फील होता है। चलो, तो अभी मैं कह रहा हूं ये आंख पूरे रॉड को कलेक्टिवली देख रही, तो हर डॉट की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आंख पे जा रही है। मैं यहां पर इन रेस की बाउंड्री तय कर रहा हूं, एक ये रे और एक ये रे। क्या बताओ इन दो रे के बीच में जो एंगल है, सारी रे इन्हीं के अंदर में से आंख को जा रही हैं। आंख का साइज मैंने काफी छोटा माना है। इस एंगल को एक नाम दिया गया है, क्या? इस एंगल को नाम दिया गया है एंगल ऑफ विजन। एंगल ऑफ विजन। यार पिछले वाले एंगल को एंगल ऑफ विजन नहीं कहते, डॉट ऑब्जेक्ट को देखते समय जो एंगल बन रहा था उसको एंगल ऑफ विजन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ विजन। एंगल ऑफ विजन किसके लिए डिफाइंड है? डॉट ऑब्जेक्ट के लिए, एक्सटेंडेड के लिए? एक्सटेंडेड के लिए। डॉट ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड नहीं है। डॉट ऑब्जेक्ट के लिए तो मैं बस एंगल ऑफ डाइवर्जेंस टाइप का नाम दे सकता हूं कि वो रेज आंख पे कितना एंगल सबटेंड कर रही हैं। तो एक ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है या छोटा है वो इसी एंगल से आंख फील करती है। फील करती आंख, क्या आंख और ब्रेन का मिला जुला है सब कुछ। तो क्या ये एंगल किसी ऑब्जेक्ट के लिए बड़ा है तो वही ऑब्जेक्ट हमें बड़ा नजर आने लगता है, छोटा है तो वही ऑब्जेक्ट हमें, यानी एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ एरोप्लेन हमें बड़ा नजर आता है और जब आसमान में उड़ता है तो छोटा नजर आता है। बचपन में जब हम लोग देखा करते तो ऐसा लगता ही नहीं था कि इसमें भी 200 पैसेंजर बैठे होंगे, विश्वास होता था इतने छोटे में कैसे बैठ सकते। लेकिन अब हम समझदार हो गए हैं तो हमें ये पता है, हुए कि नहीं? क्या अभी भरोसा नहीं होता? तो हमें ये पता है कि वो चीज दूर चली गई है तो हमारी आंख पे छोटा एंगल सबटेंड करे, इसलिए हमें वो ऑब्जेक्ट छोटा नजर आता है। वो एंगल ऑफ विजन तय करता है कि हमें ऑब्जेक्ट छोटा नजर आएगा या बड़ा नजर आएगा। ऑब्जेक्ट का साइज मैटर, अरे यार सन जाने लाख कितने लाख अर्थ के बराबर स्पेस रखता है और वो हमें कितना छोटा लगता है, बात में रहे। तो सारा खेल इस बात का है कि हमारी आंख में एंगल कितना सबटेंड हुआ है। तो क्या यही ऑब्जेक्ट को अगर आंख दूर से देखे तो एंगल छोटा हो जाएगा, तो यही ऑब्जेक्ट उसको छोटा नजर आएगा। क्या बात समझ रहे? तो वो सेंस हमें इसी बात का मिलता है। तो ये सब बातें हो गई कि हमें चीजें कैसे दिखाई देती हैं। मेरे ख्याल से कैसे दिखाई देती हैं उसकी बात करना जरूरी है, तभी हम इमेज और ऑब्जेक्ट को समझ पाएंगे। तो ये फील सबका थोड़ा थोड़ा ताजा हो गया होगा। पहले कभी ना कभी रे ऑप्टिक्स पढ़ी होगी। कब पढ़ी? इससे पहले यस नहीं, तुम लोग बताओ तुमने कब पढ़ी? थोड़ा बहुत पढ़ी। गुड, बट ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा। ऑब्जेक्ट पढ़ा था, क्या होता है? चलो, तो हम लोगों ने यार डॉट ऑब्जेक्ट समझ लिया है, समझ लिया, इसको दोबारा दिखाया जा रहा है, बस बना था इसलिए। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट समझ लिया। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बहुत सारे डॉट से मिलके बना होता है और हर डॉट की इंफॉर्मेशन किसी एंगल के अंदर में से होके आपको मिलती है, जिसका नाम क्या होता है? एंगल ऑफ विजन। अब हम लोग आ जाते हैं पूरी रे ऑप्टिक्स को हम लोगों को हमें दो चीजें पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन।
रिफ्लेक्शन को हम लोग प्लेन बाउंड्री या जिसको हम लोग मिरर बोलते हैं, है ना, प्लेन बाउंड्री या प्लेन सरफेस मिरर, और दूसरा क्या, स्फेरिकल बाउंड्री मिरर्स के लिए पढ़ना है, प्लेन बाउंड्री मिरर और स्फेरिकल बाउंड्री मिरर। और रिफ्रैक्शन भी हमें क्या पढ़ना है, प्लेन बाउंड्री मिरर्स के लिए और प्लेन बाउंड्री रिफ्रैक्शन, और दूसरा क्या, स्फेरिकल बाउंड्री रिफ्रैक्शन। इसी में हम लोग बात करेंगे लेंसेस की, ठीक है। प्लेन बाउंड्री में हम लोग बात करेंगे स्लैब्स की, है ना, सिंगल बाउंड्री रिफ्रैक्शन की, TIR की, एंड एपरेंट डेप्थ की और प्रिज्म की। इतनी सारी बातें हम लोगों को प्लेन बाउंड्री रिफ्रैक्शन में करना है, ठीक है। तो मेनली मैं इसको 4 टॉपिक मानता हूं, प्लेन बाउंड्री रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल बाउंड्री, प्लेन बाउंड्री में ये सारी चीजें, और फिर चौथा लेंस वाला टॉपिक। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग लेंस के एप्लीकेशन पे बेस्ड एक और टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम देखो यार, मैंने जब रे ऑप्टिक्स का मॉड्यूल दिया है, मॉड्यूल ओपन करके बैठा करो, नहीं मिला, इतना भेदभाव हो गया, तुमने बोला तक नहीं, गॉड, अपने लिए आवाज नहीं उठाई। तो सबसे पहला पेज देखो जरा ऑप्टिक्स का, इससे भी पहले देखो जरा पूरा स्ट्रक्चर दिया है, इस स्ट्रक्चर में डिस्पर्जन छोड़ दिया जाए। एकदम पहला पेज देखो जरा, 6 ब्लॉक बने हुए हैं, नहीं दिखे, हाँ, देख के आसान लग रहा होगा, आसानी है यार। ये देखो यार, ऐसा बना है, ये पूरा मेन्यू बना है। तो प्लेन बाउंड्री रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल बाउंड्री रिफ्लेक्शन, प्लेन, स्फेरिकल, फिर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में हम लोग प्रिज्म के बारे में, अपरेंट डेप्थ के बारे में, सिंगल बाउंड्री, और फिर रिफ्रैक्शन स्फेरिकल बाउंड्री जहां हम लेंस की बात करेंगे, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये नहीं है, ठीक है, मेन्यू पुराना बना हुआ है, ये नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि ये मेन्यू तुम्हें नोट नहीं करना है, सब बना हुआ है यार। ये सोच के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने अंदर का पूरा हाल तुम्हें ट्रांसफर कर पा रहा हूं ऑन टेक्स्ट, अब फिर तुम जितना एब्जॉर्ब कर पाओ। और अच्छी बात यह है कि प्लेन बाउंड्री रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन, यानी प्लेन बाउंड्री रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल बाउंड्री रिफ्लेक्शन बेसिकली, रिफ्लेक्शन में बहुत चीजें पहले ज्यादा लिखी होती थी, अभी कम कर दी गई हैं। पहले होता था प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल बाउंड्री रिफ्लेक्शन, यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स। अब उन्होंने प्लेन बाउंड्री रिफ्लेक्शन लिखना बंद कर दिया, केवल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल बाउंड्री रिफ्लेक्शन। तो हमें रिफ्लेक्शन भी कम पढ़ना है, तो ये थोड़ा खुश हो सकते हैं, पहले वाले ज्यादा पढ़ के चले गए, अभी तुम्हें कम पढ़ना है। तो हम लोग यार प्लेन बाउंड्री रिफ्लेक्शन में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल हमें, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिलेबस में मेंशन किया है, तो उस लॉ के आसपास की चीजें पढ़ लेना चाहिए, है ना। तो लॉ तो तुमने पढ़ा ही है, क्या 9th-10th में पहली बार जब ऑप्टिक्स पढ़ा था तो लॉ पढ़ा था, कोई मुझे बताए? देख के नहीं बताना भाई, यस, इंसिडेंट रे इक्वल टू, तो यार ये प्लेन मिरर है जो हमारे घरों में पाया जाता है, देखने में ऐसा होता है, मगर ऑन कॉपी, ऑन पेपर, ऑन बुक ऐसे दिखाया जाता है, बल्कि ऐसे भी नहीं दिखाते। कैसे दिखाते हैं? ऐसे लाइन और पीछे ऐसे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कोटिंग को रिप्रेजेंट करता है। मिरर के पीछे एक कोटिंग रखी जाती है जिससे लाइट आर पार ना हो, तो ये कोटिंग है, लेड एड की कोटिंग होती है, इससे मतलब नहीं हमको। सामने वाली सरफेस को स्मूथ रखा जाता है, कभी कभी स्मूथ लिखते हैं, कभी कभी पॉलिश्ड लिख देते हैं। तो जो स्मूथ या पॉलिश्ड पार्ट है, रिफ्लेक्शन किससे होता है? कोटेड से या स्मूथ वाले से? स्मूथ। तो ये सरफेस रिफ्लेक्शन कराएगी। तो ये लाइन होता है या प्लेन होता है? ये तो लाइन है, बट तुम्हें इमेजिन क्या करना है? प्लेन। हम लोग प्लेन मिरर पढ़ेंगे तो यार ये ऐसा होता है भाई, लेकिन दिखाते साइड में है, नहीं तो कुछ लोग पूरी
रे ऑप्टिक्स पढ़ जाते हैं उनके दिमाग में होता है कि मिरर मतलब ये, उनको याद ही नहीं आता घर में जो मिरर है वो कैसा है। ठीक है, तो मिरर लाइन होता है कि प्लेन होता है? प्लेन। हम लोग जो घर पे देख के आते हैं अपना सुबह सुबह, वो कौन सा मिरर है? सबका एक ही जैसा है कि स्फेरिकल मिरर लगा रखा घर पे? हाँ, स्फेरिकल मिरर तो नहीं है भाई। कार में जो मिरर लगा रहता है उनमें हल्का सा कॉनकेव्स या कॉन्वेक्स, वो कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स होता है, यस करेक्ट। जो कार में साइड मिरर होते हैं वो हल्के से ऐसे गोलाकार होते हैं, तुम्हें प्लेन ही लगेंगे, हल्का सा उसमें कर्वेचर होता है। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। हाँ, तो उसमें हल्का सा होता है, इसलिए डिस्टेंसेस बहुत एक्यूरेट उसकी नहीं होती हैं। ठीक, कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर किस कैटेगरी में आते हैं? स्फेरिकल मिरर में। यानी एक बड़े से गोले से जो कि अंदर से खोखला है, एक सर्किल कट करके बाहर निकालो, उसको हम बोलते हैं क्या? स्फेरिकल मिरर। खैर, स्फेरिकल मिरर हम कभी पढ़ेंगे। ये तवे जैसा होता है, अंदर से स्मूथ और बाहर कोटेड है, तो ये कौन सा हो गया? ओके, स्फेरिकल मिरर में दो हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो ये कौन सा हो गया? अगर तवे के धसा हुआ पार्ट, तवा तो देखा है ना सबने, अब इंडिया में रहते हैं तो कोई पिज्जा बर्गर में तो चल नहीं रहे होंगे, सब लोग रोटी जरूर खाते होंगे, तो तवे में जो धसा हुआ पार्ट है अगर वो स्मूथ है तो कौन सा होता है? कॉनकेव। केव वाला पार्ट, धसा हुआ पार्ट जब स्मूथ है तो कौन सा होता है? कॉनकेव। और उधर कोटिंग होगी, और इसका उल्टा कर दिया जाए तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक बार लाइफ में ये मिरर में दिखाना जरूरी समझता हूं, क्योंकि पूरा रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाता है, लोगों को लगता है मिरर होता है ऐसा। ये तो ये मिरर है या ये मिरर है? ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बना दिया गया है, बस और कुछ नहीं। तो हम लोग, अच्छा ये कट करके दिखाया है, बड़े से गोले से सर्कुलर पोर्शन कट करके बाहर निकालो तो जो तवे जैसा निकलेगा ये क्या है ना? हालांकि तवे जितना बड़ा नहीं होता है, स्कूल की लैब में तुमने देखा है इतना छोटा सा वो होता है। तो अंदर से स्मूथ, तो बनाया नहीं जा सकता क्या? बनाया जा सकता। तुमने कभी वहां देखा है जब टर्न होता है मॉल हॉल में, तो वहां ऐसा लगा रहता है, वो भी कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, ऐसा बना रहता है, तो वो तवे से भी बड़ा होता है। मगर तुम और टाइप ऑफ मिरर जानते हो क्या? वो कुछ ज्यादा चमकता है, ये कहना चाह रहा हूं। ये उसमें सुंदर लगता है तो देखो यार, मिरर कितने तरह के हो सकते हैं हम खुद नहीं जानते। मैंने कहीं देखा था कई तरह के मिरर थे, ऐसा 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 ऐसा, उसके सामने खड़े हो जाओ तो अपने आप को पहचान ना पाओ, कभी मुंह फूला हुआ लगता था, कभी मुंह जरा सा, कभी ऐसे कमरा बन जाता था, इस तरह से। हाँ, तो मिरर इन जनरल बहुत तरह के होते हैं, बट हम लोगों को जो पढ़ना है वो मेनली क्या पढ़ना है? प्लेन मिरर, और इसके बारे में भी अब ज्यादा नहीं पढ़ना है। और दूसरा क्या पढ़ना है? स्फेरिकल। स्फेरिकल में दो कैटेगरी में मैंने बताई, अगर यहां कोटिंग और यहां स्मूथ है तो ये कौन सा है? कॉनकेव। और अगर यहां कोटिंग है यहां स्मूथ है तो ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। दो तरह के स्फेरिकल मिरर हमें पढ़ना है, और प्लेन मिरर। खैर, मिरर कोई भी हो, सब एक ही रूल से गवर्न होते हैं, और वो रूल क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, तो ये सारे तरह के मिरर इंक्लूडिंग जनरल मिरर, कोई भी तरह का मिरर हो, एक ही लॉ को फॉलो करता है, और वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जनता बताएगी मेरे लिखने से पहले, बताएं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वो पहले बोलना पड़ता है, ठीक है, फिर ये। तो ये एक जनरल मिरर है। अगर इस मिरर में कोई रे इंसिडेंट करी गई है तो वो टकरा के वापस होती है, जहां वो पड़ी है उस पॉइंट को आमतौर पे हम P फॉर पोल लिख देते हैं, ठीक है। अब इस पोल पे हमें इमेजिन करना है कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, आई मीन इमेजिन करना है ऐसी परपेंडिकुलर लाइन। क्या नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल होता है या इमेजिन करते हैं? नॉर्मल थोड़ी होता है, लाइट यहां से आई टकरा के चली गई। नॉर्मल हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है ताकि हम नियम को समझा पाए, तो नॉर्मल थोड़ी एग्जिस्ट करता है दुनिया में। तो हम क्या कह सकते हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
lies in a plane and normal is drawn on the same plane। भाई नॉर्मल लाई करता है, ये थोड़ा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ लिखा यही होता है। क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। और जब इनको सेम प्लेन में ड्रॉ कर लोगे तब हम ये दावा कर सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? इक्वल। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई और आर मेनली बराबर होता है, ये रूल है। क्या ये रूल सबको पहले से पता है? कितने लोगों को पहले से पता है? कितने लोगों को अब पता चल गया? पहले से पता है तो इसको मैं हटा दूं, इसके नोट करने का टाइम बच रहा है यार, हर बार मुझे नोट कराना पड़ता था। ओके, तो कहानी खत्म यार, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म। लेकिन रिफ्लेक्शन के आसपास थोड़ी बातें हम लोग कर लेते हैं, है ना, ताकि थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए लॉ को लेके। चाहे जितना लॉ पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक बातें पूरी नहीं होंगी। तो मेरा क्वेश्चन है, ये डायग्राम दिया है, ये रे है इंसिडेंट रे, ठीक है, सबके कॉपी पे क्वेश्चन बना हुआ है। दो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन, ओके, डेविएशन ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, कम से कम पहला आंसर तो तुरंत बता ही सकते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा बताएं, नव्या बताएं। यस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही होगा जितना एंगल ऑफ, तो पहले हम एंगल ऑफ इंसिडेंस पता कर लें, ये ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले पता कर लें। बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60। ये तो देखो यार, नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री पे होगा, थोड़ा डिलेड है क्या, तो ये पूरा 90 डिग्री है, तो बचा हुआ ये कितना होगा? 60 डिग्री। दिख रहा है भाई? ओके, ये 60 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि ये पूरा 90 है, 90 में से 30 घटाओगे 60 आ जाएगा। तो क्या बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस रे का, वो भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि यही रूल था, आई और आर। कितने लोगों ने मुझसे पहले लिख लिया है? तो कहां मुश्किल है, रे ऑप्टिक्स लिख लिया है। डेविएशन क्या होता है, ये नाम फिजिक्स में कई बार आएगा, पहली बार एंट्री हुई है तो मैं बता देता हूं। कोई चीज या कोई रे जिस डायरेक्शन में जा रही है, वहां से जितना टर्न कर गई वही उसका डेविएशन होता है। लेकिन आमतौर पे कोई चीज आ रही है, मुड़ गई, तो डेविएशन हम कहां से पता करें? ये पता करने के लिए इन एरोस को टेल से टेल जोड़ना पड़ता है। क्या ये डायग्राम टेल टू टेल नहीं है? ये एरो का हेड है और यहां एरो का हेड है, तो ये टेल टू टेल नहीं है। तो हम ये वाले एरो को ऐसे आगे बनाएंगे और ये वाले एरो को ऐसे बनाएंगे, ये हमारा टेल टू टेल डायग्राम है। अब मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा था, क्लॉकवाइज घूमा है या एंटी क्लॉकवाइज? ये रे ऐसे आ रही थी तो क्लॉकवाइज घूमा है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। तो जिस सेंस में घूमा है हमें उसी सेंस में एक एंगल सोचना है, उसी सेंस में, क्योंकि एंगल तो हम यहां भी सोच सकते हैं, बट हमें किस सेंस में सोचना है? जहां आ रहे थे और जहां गए, तो हम ऐसे गए ना यार, तो ये किस सेंस में है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें बस ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज पता करना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसे डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई मुझे बता सकता है, ये जो रे आई है और ये जो गई है, इनके बीच में डेविएशन एंगल, एक मिनट बोलना नहीं है, जिसने कर लिया है वो मुझे दिखाए और जिसने नहीं किया वो ट्राई करे। ठीक ठीक, थोड़ा और सोचे। ठीक, नव्या बताएं, थोड़ा और सोचें। क्या ये सरेंडर क्यों करते हो यार, सोचना बंद क्यों करते हो? थोड़ा और सोचें। हाँ भाई, नव्या कुछ समझ में आ रहा है? एंगल कितना होगा?
ओके, ज्यादातर लोगों ने 120 बोला है, जरा सोच लेते हैं सही है या गलत है। बताओ ये रे ऐसी बनाई गई है, क्या ये टेल टू टेल डायग्राम है या हेड टू टेल? ये देखो ये आने वाली रे है, ये जाने वाली है, तो ये हेड टू टेल, इस एरो का हेड टेल से जुड़ा है, तो इस डायग्राम से काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस एरो को बढ़ा के ऐसे बढ़ा देते हैं। अब क्या इसका टेल और उसका टेल जुड़ गया, ये टेल टू टेल डायग्राम। हमें ये एंगल पता करना है, ये क्या रे ऐसे आ रही थी ऐसे चली गई, ये एंगल पता करना है। अब सोच ले एक बार फिर से, ये एंगल कितना है? दिख रहा है? अरे भाई पूरा राउंड का एंगल कितना होता है एक लाइन में? 180 में से इतना घटा दो तो ये आ जाएगा कि नहीं? 180 माइनस 120, अरे 60 इंटू 2, तो ये आएगा 60 डिग्री। यस, एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है 60 डिग्री। क्या ये मुश्किल था सोचना या आसान था? आसान था। अब हम जो चीज समझ चुके हैं, जो चीज दिख रही है, उसका फॉर्मूला बनाते हैं इन जनरल। इन जनरल मैं कह रहा हूं कि अगर कोई रे आई एंगल पे इंसिडेंस हुई है, आई एंगल पे, तो बताओ उसका डेविएशन क्या होगा? बताएं उसका डेविएशन एंगल, तुम्हें फॉर्मूला बनाना है इन जनरल। देख पा रहे हैं? अगर ये एंगल आई है तो ये कितना होगा? आई के टर्म में आंसर बताना है। क्या दिख रहा है सबको? अरे देखो ये आई है तो ये भी क्या होगा? आई, और पूरा एंगल कितना होता है? 180, तो 180 में से इतना हटाएंगे तो डेल्टा आ जाएगा कि नहीं? 180 माइनस 2i। क्या ये फॉर्मूला हमें रटना चाहिए या जब चाहे तब समझ सकते हैं? यही चाहिए हमको। रटना पड़ा तो बेकार यार, फिजिक्स जितना नेचुरल रहेगी उतना बढ़िया है। क्या ये रटना पड़ेगा? क्या ये तुम अपने आप फॉर्मूला बना सकते हो कि नहीं? 180 माइनस 2i, देखो जरा यहां आई कितना था? 60, तो 180 माइनस 2 इंटू 60, क्या ये 60 आएगा कि नहीं? तो अब हमारे पास फॉर्मूला भी है और थॉट भी है जिससे ये फॉर्मूला बनाया जा सकता है। क्या पूरी बात क्लियर है या इसमें कुछ समझने की जरूरत है? कोई दिक्कत है? चलो, एक रे इस प्लेन के साथ नॉर्मली फॉल करी है। नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पे। किसके साथ 90 डिग्री पे? सरफेस के साथ या नॉर्मल के साथ? प्लेन के साथ। ओके चलो, मेरा पहला क्वेश्चन है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन। सबको बोलना नहीं है, लिखना है अपनी कॉपी पे। गलत होगा तो काट के फिर से लिख देना, इतनी जगह है। अपने फैसले खुद से लें। ठीक, अपने फैसले खुद से लेना है। ठीक, अच्छा बताओ, नॉर्मली आई है ऐसे, तो नॉर्मल भी यही बना होगा, जाएगी कैसे? उसके साथ एंगल कितना है? 90। नो, नहीं, अच्छा बताओ, जब भी हम कहते हैं ये रे ऐसे गिरी तो नॉर्मल ये होता है कि नहीं? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। रे अगर ऐसे गिरे तो एंगल और कम हो गया, रे अगर ऐसे ही गिर जाए तो एंगल कितना हो गया? ये नॉर्मल है। अगर ऐसे गिरे तो कुछ 30-60 नजर आ रहा है, ऐसे हो तो 20-30 नजर आ रहा है, ऐसे हो तो 5-10 नजर आ रहा है, और बिल्कुल सीधा हो जाए तो? हाँ, ये भी तो एक आंसर है। हाँ, मुझे बताओ, कोई रे अगर ऐसे गिरती है तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं ना। अगर ऐसे गिरे तो एंगल और कम हो गया, बिल्कुल सीधा गिरा है तो नॉर्मल भी वही है और रे भी वही है, तो एंगल कितना हो गया? यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा। आई कितना है? 0 डिग्री, तो आर भी कितना होगा? आई और आर बराबर होता है, तो पहला आंसर है 0 डिग्री।
0 पे गिरेगा, 0 पे लौटेगा। दूसरा आंसर कितने लोगों का दूसरा आंसर 0 डिग्री आ गया है, 90 डिग्री आ गया है, 180 आ गया है? तो 180 इज द करेक्ट आंसर। यहां तो फील भी नहीं करना, अब तो हमारे पास फॉर्मूला है। डेविएशन क्या होगा? 180 माइनस आई, सॉरी 2i। तो ये आंसर कितना आ गया? खैर ऐसे नहीं हजम हो रहा है तो मैं दूसरे तरीके से बता दूं। बताओ अच्छा, ये रे जब आई थी तो ऐसे आई है, गई है तो कैसे गई होगी? तो यार आई वाला डायग्राम ये है, गई वाला डायग्राम ये है, तो ये एंगल कितना होगा? क्या ये दिख भी रहा है कि नहीं? अपने देखो यार, जब तक तुम्हें हजम ना हो तब तक मत मानो। और रे ऑप्टिक्स में क्या सब कुछ दिखता है, बहुत कम जंप है, और जहां जंप है वो सबके लिए जंप है, उसमें हमें जाने की भी जरूरत नहीं है। यहां कोई जंप नहीं है, सीधे दिख रहा है। क्लियर है भाई? अगर किसी मिरर में मैं 40 डिग्री पे रे डालता हूं तो आर कितने डिग्री पे होगा? अगर मैं इसको 10 डिग्री बदल दूं, यानी 50 डिग्री कर दूं, 10 डिग्री का चेंज कर दिया, तो रिफ्लेक्टेड रे में क्या होगा? क्या ये बदलेगा? तो ये भी 10 डिग्री बदलेगा। हाँ, तो अगर मैं कहूं यार एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी डेल्टा आई से बदल गया है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी, यानी डेल्टा आई और डेल्टा आर भी। यार ये तो मैथ्स का नियम है कि अगर आई और आर सेम है तो डेल्टा आई और डेल्टा आर भी सेम होगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस में जितना बदलाव आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी, है ना? तो इफेक्ट ऑन डेविएशन ऑन द रोटेशन ऑफ रे। ओके, डेविएशन में कितना फर्क पड़ेगा? देखा डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था? 180 माइनस आई। तो डेल्टा डेविएशन कितना होगा? डेल्टा डेविएशन। तो देखा यार, किसी चीज का बदलाव बदलने वाली चीज से तय होता है या फिक्स चीज से तय होता है? बदलने वाली से। तो जब बदलाव हुआ है तो ये तो फिक्स है, तो वो किसके बराबर होगा? माइनस डेल्टा आई। हाँ 2i, सॉरी यहां होगा 2 डेल्टा आई। मतलब क्या हुआ? डेविएशन में डबल फर्क पड़ेगा। चलो इस बात को मैं समझाना चाह रहा हूं। बताओ, जब 40 डिग्री था तब डेविएशन कितना था? 100 डिग्री था। जब 50 डिग्री हो गया तब डेविएशन कितना होगा? 80 डिग्री। तो बताओ 10 डिग्री का अंतर आया है, डेविएशन में कितना फर्क पड़ गया? 20 डिग्री का। ये बात तुम चाहे ऐसे समझ लो, चाहे ये मैथ्स में दिखाया गया है क्या, कि आई का जितना बदलाव होगा उसका डबल बदलाव डेविएशन में होगा। अच्छा, ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस पता है क्या बता रहा है? कि अगर ये एंगल इस सेंस में घूमा है, ये सेंस कौन सा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ ये वाला सेंस क्या है? यानी अगर रे एंटी क्लॉकवाइज घूमी है तो रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज। एक बात तो ये है, ये बात मैं यहां नहीं बताना चाहिए। डेविएशन में फर्क, अच्छा ओके, इन अपोजिट सेंस यहां लिख दें, इन अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस। ये अपोजिट सेंस, ये यहां माइनस नजर नहीं आ रहा है, मेक इट क्लियर, यहां माइनस नजर नहीं आ रहा है। ये हमें अपनी समझदारी से याद रखना है कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कैसा है? क्लॉकवाइज है, इसमें कोई दिक्कत है? ये माइनस पता है क्या बता रहा है? कि डेविएशन कम हुआ है। ये माइनस क्या बता रहा है? कि डेविएशन फाइनल माइनस इनिशियल में फाइनल वाला कम है। बताओ कम है कि नहीं है? पहले 100 था, अभी 80 है, तो फाइनल में से इनिशियल घटाओगे तो वो क्या आएगा? -20 आएगा। तो ये माइनस ये बता रहा है कि जितना डेल्टा में फर्क किया है आई में, उसका डबल फर्क डेविएशन में होगा। माइनस साइन क्या बता रहा है? समझ में आ रहा है कि डेल्टा फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा था। बात क्लियर है? आई का बदलाव पॉजिटिव था या नेगेटिव?
देखो यार आई पहले क्या था 40 और आई फाइनल क्या हो गया है 50 डिग्री। तो आई का बदलाव पॉजिटिव था या नेगेटिव? पॉजिटिव था। फाइनल में से इनिशियल 10 डिग्री पॉजिटिव था। तो जब तुम यहां 10 डिग्री पॉजिटिव रखोगे तो आंसर क्या आएगा -20 डिग्री। मतलब आई का बदलाव पॉजिटिव है और डेल्टा का बदलाव नेगेटिव है। बस ये मैसेज है यहां पर। बात क्लियर है? चलो ये बात मतलब देखा जाए तो देख के ज्यादा इजी लगती है, मैथ में लिख दो थोड़ा गंदा लगता है। तो बजाय कि तुम इसको नेचुरल ही बनाए रखो, तुम्हारे पास जब क्वेश्चन आए तो समझदारी से करो, किसी फॉर्मूले का भरोसा मत करो। क्या देख के नहीं समझ में आ रहा है कि ये 10 डिग्री बढ़ेगा तो यार देखो 10 डिग्री का फर्क इधर पड़ गया, 10 डिग्री का इधर, डेविएशन में कितना फर्क पड़ गया 20 डिग्री का फर्क। देखो पहले डेविएशन हाँ भाई पहले के मुकाबले डेविएशन में डबल का फर्क है। किसी तरह की कोई दिक्कत है तो बताएं, नहीं तो अगले वाले में दिक्कत पक्का आने वाली है। हाँ तो ये हजम हो गया हो तो पूरे ख्याल यहां से ब्रेक दे दें और अगले ख्याल में पूरी तरह से फोकस करें। अगले डिस्कशन में क्या घुमाने वाला हूं, अभी मैंने रे घुमाई थी, अब मैं क्या घुमाने वाला हूं मिरर। अगर मिरर रोटेट कर दिया है तो डेविएशन में कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, फर्क पे बात चलना है, नहीं पढ़ना चाहिए। गुड। चलो मैं मिरर को रोटेट करने वाला हूं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अबाउट। चलो मिरर मैंने इतना बड़ा दिखाया कि कंफ्यूजन हो ही ना, मैंने नीचे बना रखा है तुम लोगों के लिए। बताओ ये रे है इंसिडेंट और ये क्या है रिफ्लेक्टेड। ये नॉर्मल है, यस ये नॉर्मल है। ठीक है, मिरर अगर किसी एंगल से घुमा दिया जाए अबाउट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिसका नाम हमने क्या रखा था पोल। तो अगर मिरर घुमा दिया जाए किसी एंगल से तो क्या रे वही रहेगी या बदल जाएगी? ये रिफ्लेक्टेड रे वही रहेगी या बदल जाएगी? चलो मैं घुमा देता हूं, देखो जरा, ये पुराना डायग्राम है, ये नया डायग्राम है। क्या मिरर घूमेगा तो उसका नॉर्मल नहीं घूमेगा? नॉर्मल घूमेगा तो नया एंगल कम हो जाएगा, आई कम हो जाएगा, आई कम हो जाएगा, और आई कम हो जाएगा आई इक्वल टू आर। तुम भी यार मतलब अलग ही। अगर आई बदल गया है तो आर भी बदल जाएगा। अच्छा अगर ये मिरर किसी थीटा एंगल से घूमा है तो नॉर्मल भी भाई जितना मिरर घूमेगा उसके साथ उसका नॉर्मल भी उतना ही घूमेगा। ठीक है, नहीं तो बताओ अब नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया है? वेरी गुड, डेल्टा इज थीटा। यस, तो मैं पूछ रहा हूं नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया है? आई माइनस थीटा। यस, अगर ये पूरे एंगल का नाम आई था, थीटा का बदलाव हो गया तो अब नया एंगल कितना है? तो नया रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? तो मेरा क्वेश्चन है कि पुरानी रे और नई रे में कितना फर्क आ गया, उतना ही डेविएशन बदल गया। क्या ये रे तो वही रही ना, ये रे जहां जा रही थी उस रास्ते से पहले इतना डेविएशन था अब इतना हो गया तो इतना बढ़ गया ना, बस हमें यही बदलना है कितना बदल गया कितना। कोई मुझे बता सकता है अपने कैलकुलेशन के जरिए कि ये एंगल कितना है? आई और थीटा के टर्म में बता सकते हैं क्या? थोड़ा दिमाग लगा के, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। अपना प्रयास करें क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जो दिखे नहीं, सबकी नजरों के सामने है। मैं बताऊंगा तो फिर तुम्हें लगेगा देखो कितना आसान था, हम सोच सकते थे, सर ने पहले से बता दिया। तो मैं तुम्हें वो मौका देना चाहता हूं। थीटा होगा ना ये यही मेरा क्वेश्चन है, ये कितना होगा? यस दिस द क्वेश्चन, ये कितना होगा? 2 थीटा। सब लोग अपना अपना दिमाग लगाएं, अपना अपना आंसर जनरेट करें। कोई भी गलत हो सकता है क्लास में, ये तो मान ही लो। दूसरे पेन का सहारा लो, ये 2 कलर के पेन लेके आते हो, दूसरे पेन का सहारा लो अगर समझ नहीं आ रहा।
और अगर तुम कॉपी पे वर्कबुक में करोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। पेंसिल यूज कर लो, क्लास में पेंसिल लेके आया करो यार, पेंसिल बड़े फायदेमंद है। कुछ गलत करोगे भी तो मिटा के सही कर लोगे। सबके पास मौका है, फील करके ना बताएं, फील करके तो लग रहा है ये थीटा के बराबर ही है, थीटा भी हो सकता है। सोच लो यार अपने मन से। हमें आंसर आई और थीटा के टर्म में ही बताना है। नहीं बेटा, ये आई माइनस थीटा क्यों? नॉर्मल नया ये है, तो अगर ये आई माइनस थीटा है तो नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल, नॉर्मल नए नॉर्मल के साथ ये आई माइनस थीटा है, तो ये भी आई माइनस थीटा। हमें ये पता करना है, ये हमें पता करना है। सर 2i माइनस 2i माइनस थीटा, एक सेकेंड, अरे वो पुराने वाले आई में से i माइनस थीटा माइनस कर देंगे। ओके, क्या ये वाला एंगल इधर से है और ये वाला एंगल इधर से है, तो क्या कोई एक मिनट और सोच ले, और कोई कुछ बताना चाहता है? ये क्या बता रहे हो? ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। ये नया एंगल ऑफ डेविएशन बता रहे हो? हाँ, ये 2 थीटा होगा। नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन तो ये आंसर सही नहीं, जो तुमने पहले बोला था कुछ वो 2 थीटा वो ये है। हाँ, वो ये बस यही मैं पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। यार बड़ा सिंपल सा डिस्कशन है कि पहले आई पे थे और अब आई माइनस थीटा पे हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल घूम गया है। कितना आसान है। तो क्या ये एंगल नहीं पता किया जा सकता? इंसिडेंट रे हमेशा वही है, ये इंसिडेंट वही है, रिफ्लेक्टेड बदल गई है। ठीक, और कोई? चलो एक जने कर सकता है, इसका मतलब और भी लोग कर सकते हैं। दिमाग लगाएं थोड़ा सा। 2 लोगों का आंसर मिल चुका है मुझे, सही है, सलामत। चलो मैं थोड़ी हिंट देता हूं। अच्छा बताओ, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड 1 है और ये रिफ्लेक्टेड 2 है। इसके बीच का एंगल बताना है। क्या ये पूरा एंगल पता है कि नहीं? ये पूरा एंगल 2i है। अरे पुरानी रिफ्लेक्टेड ये है और पुरानी इंसिडेंट ये है। कितने पे इंसिडेंट हुई थी? आई पे। तो ये भी कितना है? ये आई था, ये भी कितना था यार? ये पूरा एंगल कितना है? ये भी आई था, ये भी आई था, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 2i में से अगर ये घटा दिया जाए तो बचा हुआ एंगल नहीं आ जाएगा? देख लो यार, पूरे 2i में से अगर ये एंगल घटा दो तो नहीं आएगा बचा हुआ एंगल। तो ये वाला एंगल कितना है? यस यस यस, करो करो, लग रहा है तुम कर पाओगे। यस करेक्ट। और कोई? सोचना जारी रखोगे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। जब मैं बताऊंगा तब सबको लगेगा अरे ये तो सर बहुत आसान था, मैं करते करते रह गया। तो ये मैं बोझ नहीं लेना चाहता अपने ऊपर। रह गए थे तो कर डालो। चलो, इस एंगल का आंसर होगा 2 थीटा इज द करेक्ट आंसर। देखो यार, पूरे में से इतना घटा दो, पूरा कितना है? 2i, और ये कितना है? 2i माइनस थीटा। तो ये हो गया 2i माइनस 2i प्लस 2 थीटा। 2i कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 2 थीटा। यही डेविएशन में फर्क भी है। क्यों? पहले डेविएशन ये था और अब डेविएशन ये है, तो क्या यही डेविएशन का फर्क है कि नहीं है? तो हम फर्क ही समझ लें, इतना बहुत है। मैं डेल्टा पे बात नहीं करना चाहता हूं, बहुत गंदा डिस्कशन हो जाएगा। ज्यादा गंदा डिस्कशन रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है। बस ये याद रखो कि अगर रे को थीटा बदलोगे, अगर मिरर को थीटा घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम जाती है? अरे 2 थीटा
रिफ्लेक्टेड रे ये पुरानी वाली, ये नई वाला, इनके बीच में कितना फर्क पड़ा है? 2 थीटा। इंसिडेंट रे थीटा, अगर मिरर थीटा से घूमेगा तो रे 2 थीटा से घूमेगी, मिरर थीटा से घूमेगा तो रे, अगर सर इसका डेविएशन बनाए 180 माइनस 2 i प्लस थीटा हो जाएगा। यस यस, नया डेविएशन जो है, ये डेविएशन कितना होता था? 180 माइनस थीटा, और ये 180 माइनस 2i, और इसका आंसर आएगा 180 माइनस 2i माइनस थीटा, ये डेविएशन आएगा। तो ये हमारा डेल्टा 2 है और ये डेल्टा 1 है, इनका अंतर निकालोगे तब वो फर्क आएगा, ये 2 थीटा का फर्क पड़ेगा। क्या किसी को किसी स्टेप में कोई दिक्कत है? इससे साफ डायग्राम मैंने अपनी लाइफ में नहीं बनाया है, और ये इसलिए बन पाया है क्योंकि पीपीटी में ये फीचर दिया रहता है बनाने का, वरना मैं बनाता तो शायद तुम समझ ही नहीं पाते। तो यूजिंग टेक्नोलॉजी चीजें समझी जा सकती हैं। कई बार टीचर उतना साफ नहीं लिखता है। कोई दिक्कत है भाई? किसी को कोई दिक्कत, कोई सवाल? आगे बढ़ सकते हैं। तो डेविएशन में 2 थीटा का फर्क है। मिरर एंटी क्लॉकवाइज गया है तो डेविएशन भी उसी सेंस में हुआ है, उसी सेंस में बढ़ा है, उसी सेंस में बढ़ा है। ठीक है, रे भी उसी सेंस में गई है। ठीक है, अगर कोई मिरर 1 डिग्री पर सेकंड घूम रहा हो तो बताओ रे कितना घूमेगी? अगर कोई मिरर 1 डिग्री घूमे तो रे कितना घूमेगी? 2 डिग्री। अगर कोई मिरर 1 डिग्री पर सेकंड घूमे तो रे पर सेकंड में क्या है? यूनिट टाइम में देखा गया, और क्या? इतना तो समझ में आ रहा है। 1 डिग्री घूमे तो वो 2 डिग्री घूमेगा, ये 3 डिग्री घूमेगा तो वो 6 डिग्री घूमेगा। क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं? यानी अगर कभी क्वेश्चन पर सेकंड में दिया जाए तो परेशान नहीं होना यार। 2 डिग्री पर सेकंड यानी घड़ी के एक टिक में 2 डिग्री घुमा है तो वो कितना घूमेगी? रे 4 डिग्री। दैट्स इट। मिरर 2 डिग्री तो रे 4 डिग्री। ऐसे कंफ्यूज करके क्वेश्चन दिए जाएंगे, तुम्हें अपनी बात पे टिके रहना है। चलो, मिरर का, सिंगल मिरर का डिस्कशन कर रहे थे अभी हम लोग, और फैलना शुरू हो गया मामला। तो अब हम किस में आ रहे हैं? डबल मिरर में। मैं क्या उम्मीद करूं? चलो देखते हैं क्या होता है। एक मिरर, एक और मिरर, दोनों के बीच में कुछ थीटा का एंगल है। ठीक है, 2 मिरर हैं, दोनों थीटा एंगल पे हैं। रे पहले वाले में गिरेगी, गिरने के बाद दूसरे में गिरेगी, गिरने के बाद फाइनली चली जाएगी बाहर। ठीक है, कितने बार रिफ्लेक्शन हुआ है? मिरर 1 में 1 बार, मिरर 2 में दूसरी बार। बस 2 रिफ्लेक्शन को ही काउंट कर रहे हैं। मिरर बड़ा होता हो सकता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते, बट उनकी डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। 2 मिरर, 2 बार रिफ्लेक्शन। ये रे आने वाली थी और ये रे जाने वाली है। मैंने क्या टेल टू टेल बना दिया? यही बना दिया टेल टू। ये आने वाली है और ये, अच्छा, पहली टक्कर के बाद वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा है या क्लॉकवाइज? और उल्टा बोल रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा है या क्लॉकवाइज? यस, एंटी क्लॉकवाइज। ये सेंस कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी बार कैसा घुमा है? देखो, इस सेंस में पहली बार घुमा है और उसी सेंस में इस बार भी घुमा है, यानी दोनों बार एंटी क्लॉकवाइज। देखो, पहली बार भी ऐसे घुमा है, दोबारा भी ऐसे घुमा है। यानी अगर मैं इसके डेविएशन लिखना हो तो पहला डेविएशन ये था, देखो यहां जा रही थी, यहां जाने लगी, पहला डेविएशन ये है। फिर यहां जा रही थी, यहां जाने लगी, दूसरा डेविएशन ये है। क्या दोनों ही डेविएशन सेम सेंस के हैं या अपोजिट सेंस के? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हमें यार ओवरऑल डेविएशन पता करना है। ओवरऑल डेविएशन कितना होगा? और ये आंसर मैं पहले से बताता हूं। ये आंसर आता है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किस एंगल पे इंसिडेंट किया गया है, आंसर में उसका कोई रोल नहीं है। ये अगर अल्फा एंगल पे डाला गया है तो आंसर में उसका कोई रोल नहीं है। क्या थोड़ा दिमाग लगा के कोई ये शो कर सकता है? जस्ट टू इनहेंस द मेमोरी, इनहेंस द ब्रेन। क्या ये प्रूव कर सकता है कि ये आंसर 360 माइनस 2 थीटा होगा?
थोड़ा मेहनत लगेगी, करोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें। अरे बहुत सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, जैसे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, ऐसा कुछ। इतना हिंट काफी है। हम यार ये डेल्टा लाना है पूरा। कितने डिग्री पे चल रहा है, कितना डिग्री पे चल रहा है? बदला है क्या आपने? चलो, कोई क्लू है कैसे करेंगे? कोई आइडिया? देखो यार, एक आइडिया तो ये है कि जितनी टर्निंग पहली बार हुई है और दूसरी बार हुई है, डेल्टा उन दोनों के सम के बराबर होगा। पहली बार हुई है 180 - 2 अल्फा, दूसरी बार, चलो मैं एक काम करता हूं, जैसे तुमने इसको अल्फा माना है तो यहां एक नॉर्मल बनाओ और इस एंगल को बीटा मान लो। इसको क्या मान लो? बीटा मान लो। तो पहली बार डेविएशन कितना हो गया? 180 - 2 अल्फा। दूसरी बार 180 माइनस, चलो ये आंसर होगा 180 - 2 अल्फा और ये होगा 180 - 2 बीटा। तो 180 मिला के कितना हो गया? 360 - 2 अल्फा प्लस बीटा। मगर आंसर मुझे अल्फा बीटा के लुक में नहीं लाना था, तो क्या अल्फा बीटा को थीटा से रिलेट करना बाकी है। अल्फा बीटा और थीटा आपस में रिलेट करना है। इतना तो समझ में आ गया होगा, अल्फा बीटा को रिलेट करोगे तो थीटा ही आएगा। कहां से रिलेट करोगे? कहां से रिलेट करें? देखो यार, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब यहां से 90 डिग्री पे। तो बताओ ये एंगल कितना होगा? यस, अगर ये अल्फा था, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। ये 90 है, ये बीटा है, तो ये कितना होगा? और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम थीटा, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस बीटा मिला के कितना होगा? 180। सर ये नहीं हो सकता है 90 माइनस दो अल्फा, वो अल्टरनेट एंगल देख लें, 2 बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा ऊपर है, 2 बीटा का अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। नहीं यार, अल्टरनेट एंगल तो ये होगा। तो यार 90 90 180, क्या 180 180 गया? थीटा इक्वल टू आ गया अल्फा प्लस बीटा। देख लो जरा, थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आ गया। हमें यही करना था यार, जहां अल्फा प्लस बीटा आया है उसको क्या लिखना था? थीटा। ये क्या असंभव था? सोचना, असंभव नहीं था। मैं बस तुम्हें रिहर्स करा रहा हूं, नहीं आया तो परेशान होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कोई इसको रट के ही जाता है, हर कोई इसको रट के ही जाता है। बट कभी थोड़ा बहुत फैसले लेना पड़े तो हमें अपने आप को मजबूत करना है। 360 - 2 थीटा। इस आंसर में क्या खास बात है? डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा बीटा। क्या बताओ, अल्फा ये 30 डिग्री हो तो भी डेविएशन यही आएगा, अल्फा अगर 60 डिग्री हो जाए तब भी यही आएगा। क्या अल्फा पे डेविएशन डिपेंड? तुम कहोगे करता तो है, यहां नहीं लिखा था। तो यार अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, अगर किसी को ये दिख रहा है तो मैं बताऊं अल्फा बदलेगा तो बीटा अपने आप को एडजस्ट करेगा, सच दैट कि इनका सम हमेशा क्या रहेगा? थीटा।
तो आंसर किस पे डिपेंड करता है? केवल और केवल मिरर के एंगल पे। डेल्टा डिपेंड्स ओनली ऑन एंगल बिटवीन मिरर्स। मिरर के बीच का एंगल इंपॉर्टेंट है, दूसरा एंगल इंपॉर्टेंट, बाकी कोई एंगल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या जनता समझ पा रही है कि नहीं? नोट कर लिया भाई लोग? जगह दी है मैंने नोट करने के लिए, नोट कर लिया है कि नहीं? बताओ एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? एक रे 30 डिग्री पे इंसिडेंट करी है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? 180 फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। आ गया। चलो एक रे यहां इंसिडेंट करी गई है 45 डिग्री पे, बताओ डेविएशन कितना होगा? 240 यार इससे आसान दुनिया में क्या हो सकता है? अरे बोलो यार, कितना होगा? 360 माइनस 2 इंटू वट, 60 या 45? 60। तो ये कितना आएगा? 240। यहाँ कितना आएगा? 360 माइनस 2 इंटू 90, यानी कितना आएगा? 180। यानी रे ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी। ये रे और ये रे एंटी पैरेलल होंगे, होंगे कि नहीं? अरे 180 का मतलब क्या, ऐसे आई ऐसे गई। अच्छा, मिरर की रे की कोई एरो हमें दिखती नहीं है, ये तो हमने बनाना शुरू किया है। तो देखा जाए ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। हम एंटी पैरेलल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आई है और वो गई है। क्या जनता समझ पा रही है? इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं ये 30 डिग्री की जगह 45 डिग्री कर देता तो बताओ डेविएशन में फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने थीटा थोड़ी बदला है। वेरी गुड, मेरी लैंग्वेज बोली है, थीटा थोड़ी बदला है। अल्फा का आंसर से कोई लेने देना नहीं है। क्या ये बात क्लियर है या किसी को डाउट है? तो मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं सबसे, गलत करवाने के लिए। कितने लोग तैयार हैं गलत करने के लिए? आई मीन सही करने के लिए। सही करने के लिए सब लोग तैयार हैं। अभी आपने पूछा। हाथ उठाना है, बोलना नहीं है। जो भी आंसर तुम्हें सही लग रहा हो उस पर हाथ उठाना है। हाँ ठीक हो गया। हो गया? बोलने के बाद ही दिमाग लगाना शुरू किया क्या? चलो यार, ए वाले हाथ उठाएं, फर्स्ट वाले। कितनों ने कर लिया? पहले कर लिया वाले हाथ उठाएं। इसका मतलब अगले लोग सोच रहे हैं, तो यार मैं क्या बोलूं, सोच लेने दो। चलो सोच लो, उसके बाद गलत करना। चलाइए।
24 चलाई और बंद रखी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच लिया यार? डन। 1 वाले हाथ उठाएं, फर्स्ट। सेकंड वाले हाथ उठाएं, सेकंड। थर्ड वाले हाथ उठाएं, थर्ड। फोर्थ वाले हाथ उठाएं, फोर्थ। फिफ्थ वाले हाथ उठाएं। ओके। तो सोचो यार, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है। सेम क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले मैंने दिया था, और क्वेश्चन पूछने वाला इतना गंदा है, आई मीन मैं नहीं यार, जिसने ये क्वेश्चन लिखा है, कि वो तुमसे सही की उम्मीद ही नहीं कर रहा। और एग्जाम वाले भी ऐसे ही होते हैं। एग्जाम वाले क्या ये चाहते हैं कि तुम आंसर सही निकालो? यही चाहते हैं कि तुम कर ही मत पाओ। ऐसे गंदे तरीके से पूछते हैं। अच्छा बताओ, ये दो मेरा 90 डिग्री पे है, तो इसका डेविएशन कितना होगा? बोलो, रे का डेविएशन कितना होगा? कोई भी रे हो, कितना होगा? 360 माइनस 2 थीटा। तो थीटा कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो क्या ये 180 आएगा? 180 का मतलब ये रे और ये रे आपस में कैसी होगी? तो ये इन्होंने लिख के हमें कंफ्यूज किया है क्या, कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हैं। अरे ये ना बोलते तो भी हम निकाल के बता ही देते कि दोनों एंटी पैरेलल हैं। नहीं, फिर कहा है बताओ आई कितना होगा। तो अगर किसी ने पहले ऑप्शन से चेक किया होगा तो निकल आया होगा सही, क्योंकि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, सब सही है। क्यों? अरे अभी तो बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आंसर डिपेंड नहीं करता, तो इनका एंटी पैरेलल होना आई पे डिपेंड नहीं करता। अरे रुको, अभी पीछे वाले बोर्ड पे मैं दिखाता हूं। तो यार गलत जब किसी ने सोच लिया ना कराना है, तो ऐसे हो जाता है। क्या मैंने बताया था 45 पे डिपेंड? अभी 30 का 45 किया, सब लोग अपनी बात पे टिके रहे। डेविएशन 180, यानी ये दोनों रे पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं। ये पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं, इसका लेना देना आई से नहीं है। आई कुछ भी बना रहे, ये एंटी पैरेलल ही जाएगी। क्या जनता समझ में आ रही है? 30 भी सही है, 45 भी सही है, 60 भी सही। तो सर हमने कौन सा गलत बोला? 30 बोला। तो भाई 4 ऑप्शन में से हमें एक ही टिक करना है, अगर ऑल ऑप्शन मौजूद है तो। क्या जनता समझ गई या कुछ और बोलूं? पता है तुम लोगों ने कैसे चेक किया? देखो ये 45 है, तो ये 45 है, तो इसका मतलब ये भी 45 है, तो ये भी 45 है। नहीं, तो ये भी 45 है, तो ये भी 45 है, और 45 है 45। तो ये वर्टिकल के साथ 45, ये वर्टिकल के साथ, तो आपस में पैरेलल हो गए। 45 में ये सेटिस्फाइड हो रहा है। दैट्स इट। कितनी आराम से। अब चलो यही काम हम 30 से करते हैं। अगर आई 30 है, ठीक है, तो ये कितना होगा? ये 30 होगा, ये कितना होगा? 60 होगा। ओके, ये कितना होगा? भाई ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, ये 60 होगा, ये कितना होगा? 30। क्या ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे है, और ये भी वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे है कि नहीं है? तो दोनों एंटी पैरेलल तो अब भी है, पैरेलल तो अब भी है, 30 भी सही है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि आंसर केवल बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। तो ये पैरेलल एंटी पैरेलल होना वो 90 डिग्री ने तय किया है, इस आई ने तय नहीं किया है। मैं यार बस सैंपल दिखा रहा था कि कितने गंदे से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन करना है। ओके, कुछ आंसर्स हैं, जल्दी जल्दी हाथ उठा लेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। जल्दी से पढ़ना है भाई, थोड़ा दिमाग को जोर डालें, दिमाग तभी अपग्रेड होगा। चलो डी वाले हाथ उठाएं, बस इतनी देर में पढ़ लेना चाहिए यार। सी वाले हाथ उठाएं, बी वाले, ए वाले। सरफेस के साथ 90 तो नॉर्मल के साथ 0, तो 0। चलो ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं, जल्दी दिमाग चलाएं भाई, दिमाग चलाने का रिहर्सल करें। सी वाले, डी वाले,
डी इज द करेक्ट आंसर। डेविएशन का फॉर्मूला हमने एक मिरर से क्या पढ़ा था, 180 माइनस 2 इंटू 30 मतलब कितना, सॉरी 120। ठीक है यार, बोलना नहीं है। ए वाले हाथ उठाएं। सर एक सेकंड सर, अब आपको पढ़ा बोल देंगे ना यार, मुझे ये डर लगा है, बोल देंगे। हाँ बस ऐसे ही बोलना है, हो गया। हाँ जिसका हो जाए ये बताने के लिए, सर देखो हम कितना तेज कर लेते हैं, ये बोल सकता है कि सर मेरा हो गया है, बस। गलत गलत ही बताते हो ज्यादातर तुम। गलत भी क्या होता है। चलो ए वाले हाथ उठाएं, सोच लिया। बी वाले हाथ उठाएं, नहीं सोच पाया अभी। सी वाले, एक मिरर 3 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे 6 रेडियन पर सेकंड से घूमेगा। अभी तो हमने इसकी प्रैक्टिस करी। चलो थोड़ा सा अपने पे प्रेशर बनाए कि यार सब निकल रहे हैं यार, मुझे करना है, ये प्रेशर जरूरी है भाई। कितना गवर्नमेंट ने प्रयास किया बस्ते का बोझ कम हो जाए, बच्चों का प्रेशर कम किया जाए। 10th तक सब अलग बातें करते थे, अब ये अचानक से 12th के बाद 11th के बाद अलग बातें होती हैं। ये मतलब अब क्या करें यार। कंपटीशन वाले टीचर इसी तरह से प्रेशर बढ़ाओ, मेहनत करो, जल्दी करो, स्पीड में करो, ये सब। और वहां बेटा आराम से पढ़ो, टेंशन मत लेना, ज्यादा परेशान ना हो, लटके ना मिल जाना इस तरह की बातें। तो अब क्या यार, कंपटीशन ना बड़ा निर्दयी होता है, बहुत ही क्रूअल होता है कंपटीशन, किसी को बख्शता नहीं है। इसलिए हमें सबको एक दे बता, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि हम जहां से चले थे वहां से सफर हमने जो किया है वो अच्छा खासा है तो हमें प्रमोशन मिल जाए या हमें सीट मिल जाए, ऐसे होगा क्या? सबको वहीं पहुंचना है। सबको बराबर पे पहुंचना है, तब सीट मिलेगी, या तुम्हारा सफर लंबा है तो तुम्हें सीट मिल जाएगी। हाँ, सफर लंबा है सीट मिल गई, मतलब तुम्हें पहले बहुत कम आता था और तुमने एक साल में बहुत कुछ सीख लिया, बट सिलेक्शन लायक नहीं है, तो तुम्हें सीट मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, तुम्हें उनके बराबर पे खड़ा होना पड़ेगा। तो सबको वहीं तक पहुंचना है यार, जो सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है। चलो जल्दी से बताएं, ए वाले हाथ उठाएं, बी वाले। अरे यार वही क्वेश्चन, अरे यार इतनी देर में ये भी पूछोगे कौन सा क्वेश्चन। चलो पढ़ ही लो यार, तुम थोड़ा तेजी से पढ़ो लेकिन। 90 डिग्री अरे ये वही क्वेश्चन है भाई, ये रे और निकली हुई रे एंटी पैरेलल है, पैरेलल है, तो बताओ किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डालोगे? सब पे, यानी इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। अभी तो आया यार, ये क्वेश्चन एक मुझे बताना था, जनता बताएगी ये वाले का आंसर। इत्मीनान से बताएं, ये अभी थोड़ा सा नया है, कोशिश करें, किसी को बोलना नहीं है, टाइम लगेगा, टाइम ले लें पूरा, कोशिश करें उसके बाद। क्वेश्चन में कहा गया है दो मिरर हैं, ये रे इस मिरर के पैरेलल आई है और रिफ्लेक्शन के बाद जब आखिरी में गई तो ये और ये आपस में पैरेलल हैं, ये कहा गया है क्वेश्चन में, और बताना है थीटा कितना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तुम कुछ दिमाग लगा सकते हो तो लगाओ, क्वेश्चन बेटर है। ट्राई कर रहे हो, करो यार, थोड़ा तेज करो, अंदाजा नहीं लगाओ, मैथ्स लगाओ, अंदाजे से नहीं निकलेगा, मैथ्स लगाना पड़ेगा यहाँ। ऑप्शन गलत है, हो सकता है तुमने कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया हो जिसको मुझे जानने की जरूरत है।
ठीक, इसका मतलब कुछ लगा सकते हैं, ट्राई तो करें भाई। ये और ये आपस में पैरेलल है, और ये और ये आपस में पैरेलल, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो इस बात का फायदा उठाओ जो कहा गया है, फायदा उठाओ। हेलो, अभी क्लास चल रही है, मैं देख रहा। हाँ भाई, कोई और यार, आप काफी लोगों से मुझे उम्मीदें हैं यार कि दिमाग लगा के कुछ करके निकाल ही लेंगे। तुमसे यार बहुत उम्मीद है भाई, करो। सही है, करेक्ट, गजब यार, तुमसे तो उम्मीद भी नहीं थी यार। अब उम्मीद बढ़ाना पड़ेगी मुझे। हाँ सही है, 3 लोग आंसर ला चुके हैं कुछ करके। ये 180 नहीं है, 180 प्लस थीटा है, अगर तुम ढंग से देखो तो यहाँ से यहाँ 180 और ये थीटा होगा, अगर ये पैरेलल वाला मामला है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लोग लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में। तो खैर मल्टीपल तरीके हो सकते हैं इसको करने के, बट कुछ कॉमन तरीके जो लोगों ने लगाए हैं, देखो जरा, क्या अगर ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अच्छा, डेविएशन यहां से यहां तक का एंगल होता है, और उसका फॉर्मूला हमने 360 माइनस 2 थीटा पढ़ा था, किसी को अगर याद है। और इस डायग्राम में हमें पता है क्या नजर आ रहा है कि डेविएशन इतना और इतना मिला के ये कितना है, हमारे हिसाब से डेविएशन 180 प्लस थीटा है, डायग्राम के हिसाब से नहीं है। हमने पैरेलल का यूज किया है, तभी हम कह पा रहे हैं ये 180 प्लस थीटा है। इसको हम 180 प्लस थीटा के बराबर लिख देते हैं। तो ये 2 थीटा उधर गया, कितना आ गया 3 थीटा, और ये इधर आ गया 180, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। ये एक तरीका था, हो सकता है कुछ लोगों का इस जगह में दिमाग गया हो। कितने लोगों ने ऐसे किया है, ऐसे किया है। दूसरा और बेटर तरीका है, अगर कोई ज्योमेट्री में खेलना अच्छे से जानता है, बताओ। अच्छा, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये थीटा होगा कि नहीं। अरे देखो, ये लाइन दोनों पैरेलल को कट कर रही है, और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। क्यों, बीच वाली लाइन के इधर उधर का सीन एक जैसा होता है कि नहीं। चलो, ये दोनों पैरेलल हैं और ये लाइन उसको कट कर रही है, तो ये भी थीटा होगा कि नहीं। और क्योंकि ये नॉर्मल है तो इधर उधर का सीन एक जैसा होता है। क्या बताओ, किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल थीटा आ जाएं तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल। उसका हर एंगल कितना होगा 60, तो थीटा कितना आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा इक्वल टू कितना 60। कौन सा तरीका ज्यादा आसान है, जिसको जो स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, ज्योमेट्री किसी को स्ट्राइक कर जाए तो ये वाला तरीका। क्या ये असंभव था। देखो यार, हमें बियॉन्ड द लिमिट जाके अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा, जहां दिमाग हमारा काम नहीं करता वहां भी कराना पड़ेगा, तब जाके वो क्वेश्चन कर सकते हैं जो नए न्यूली फॉर्म्ड होते हैं। तो तुम्हारे लिए न्यूली फॉर्म्ड है, भले अब तुमने देख लिया तो न्यूली नहीं रह गया, लेकिन प्रैक्टिस तुम्हारी न्यूली फॉर्म्ड वाली ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग रिफ्लेक्शन के 1 से लगा के 9, मात्र 9 क्वेश्चन है, ये करेंगे। इसका इमेज और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा प्लेन मिरर का, बट ये सब सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पहले था अब नहीं है। तो प्लेन मिरर में हम और बातें नहीं करेंगे। प्लेन मिरर की जगह आप किस में बातें करेंगे, स्फेरिकल मिरर में। हालांकि मैं इमेज कॉन्सेप्ट बताऊंगा प्लेन मिरर में। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है जो न्यूली फॉर्म टाइप का है, दिमाग लगाना शायद हो जाए। ठीक है, अगली क्लास में सभी लोग ये 9 क्वेश्चन करके आएंगे। पेज नंबर 61। हाँ,